So quickly covering the remaining portion of the RBC disorders, we are left with the normocytic hemolytic type. So always whenever there is hemolysis, there is going to be a high reticulocyte index, because reticulocyte index क्या show करते हैं, when it is greater than 3 it shows compensation to anemia. ठीक हो गया. So जब hemolysis हो रही है, of course the production of the red blood cell is normal, so yes, a high retic count will be present. So they are classified broadly into intrinsic and extrinsic. So we are gonna go through the important ones, but you have to फिंगर टिप्स पे ये आपको याद होना चाहिए सारे का सारा टेबल. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. एंड so we're going to start with the normocytic hemolytic anemias, and here we are discussing first the intrinsic ones. So intrinsic में जो सबसे पहले I'm going to discuss here is hereditary spherocytosis. So hereditary spherocytosis, first of all, it is an autosomal dominant disease. ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, it is due to membrane defect. अब दिस इज़ अ membrane defect itself. ठीक है, इसमें जो membrane की जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स को मेंटेन करती हैं, उन प्रोटीन्स के जीन में डिफेक्ट होते हैं. एंड दोज प्रोटीन्स आर एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन, बैंड 3 एट्सेट्रा. सो जब मेम्ब्रेन डिफेक्ट है और मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी जो है वो ठीक नहीं है, सो इट विल लीड टू, जिस तरह हमने ऊपर एक पिक्चर देखी थी, इट विल लीड टू स्मॉल राउंड RBCs विद लैक ऑफ सेंट्रल पैलर, जैसे हमने ऊपर पिक्चर में देखा था. सो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू डिक्रीज इन द सरफेस एरिया. अब जब सरफेस एरिया कम हो गया, पहले सेल बड़ा सारा था, अभी जो है ना वो सेल छोटा राउंड सा हो गया है, बट इसमें हीमोग्लोबिन तो उतनी ही है. सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. सो ये बात जो है ना आपने याद रखनी है, इस अपसाइड एरो से परेशान नहीं होना. सो ऑफ कोर्स जो भी रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, दे आर एबनॉर्मल. सारी बातें इफ़ यू कंपेयर देम विद द नॉर्मल RBCs, दे आर एबनॉर्मल. सो एबनॉर्मल के साथ बॉडी क्या करती है, ऑफ कोर्स रिमूवल बाय स्प्लीन. अब जब स्प्लीन का इतना काम बढ़ जाएगा, तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ऑफ कोर्स स्प्लीनोमेगली. अब जब स्प्लीनोमेगली है तो इसमें किस किस्म की हीमोलिसिस होगी, इट इज़ ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस. सो ये याद रखना है कि हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में देयर विल बी एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस. सो हाउ वी विल डायग्नोस अ केस ऑफ हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ऑफ कोर्स वी विल परफॉर्म एन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. सो fragility test. So of course when normal red blood cells, they are placed in an osmotic stress, they resist the change. But when the membranes are damaged, when there is a case of hereditary spherocytosis, whenever it is placed in a hypotonic solution, the red blood cell lies. So here whenever the red blood cell lies, तो होता क्या है, it is going to release hemoglobin. और इस हीमोग्लोबिन से होगा क्या, देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस विद पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स. तो आपको सिनेरियो में पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स भी मिल सकते हैं. गॉट इट. सो हाउ यू शुड ट्रीट सच अ पेशेंट, बिकॉज इट्स अ हेरेडिटरी डिजीज. सो यहाँ पर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ की तरफ जाएंगे, एंड वी कैन सिंपली डू स्प्लीनेक्टमी टू अवॉइड द हेमोलिसिस. The second subset of disease in this heading is paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. सो ये नाम बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहा है. प्रोक्सिज्मल का मतलब है इन प्रोक्सिज्म्स और इन सक्सेशंस, मतलब वक्फे के बाद. नॉक्चर्नल मीन्स एट नाइट टाइम, एंड हीमोग्लोबिन मीन्स hemoglobin in the urine. So whenever there is a blood in the urine, so of course it is going to change colors. So यहाँ पर pink या you can say red color का urine आएगा. Got it?
अब अगर मुझे प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया को एक हाई यील्ड टर्म में जो है ना डिफाइन करना हो, तो आई शुड से इट इज़ अ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल म्यूटेशन. गॉट इट. इसमें आपको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी, इट विल बी इन अ ट्रायड. अब वो ट्रायड क्या है? वन, कूम्स नेगेटिव, ठीक है, कूम्स नेगेटिव hemolytic anemia, pancytopenia, and Budd-Chiari syndrome due to venous thrombosis. It is associated with aplastic anemias and acute leukemias. Moving on to a very important disease, here we have G6PD deficiency. अब G6PD deficiency क्या है? It is an X-linked recessive disorder. Got it? एक तो ये X-linked recessive है and it leads to both intravascular and extravascular hemolysis. अब होता क्या है? There is hemolysis whenever the patient of G6PD deficiency is exposed either to sulfur drugs or favabeans or antimalarials. That is why whenever you want to give Primaquine to a patient of G6PD deficiency, so whenever you want to give Primaquine, of course you want to do the levels of G6PD. So if there is a G6PD deficiency and you give Primaquine to that patient, it will lead to hemolysis. अब why is it so? Because G6PD deficiency जब भी होगी, it will lead to decrease in the levels of NADPH, and NADPH के levels जब कम होंगे, it will not able to reduce the glutathione. So decreased level of reduced glutathione will lead to increased susceptibility of RBCs to oxidative stress. PD is an enzyme of pentose phosphate pathway. अब इसका काम क्या है? इसका काम है to generate NADPH and it keeps the glutathione in the reduced form. अब जब glutathione reduced form में होता है, it acts as an antioxidant. So जब reduced form में glutathione नहीं होगा, it cannot act as an antioxidant. तो oxidative stress की वजह से there is going to be lysis of the red blood cells. So this is all you need to know. Now moving on to the most important topic of this lecture, which is sickle cell anemia. So sickle cell anemia. So sickle cell anemia में क्या हो रहा है? Simply the main pathophysiology is a point mutation. In beta globin chain. And now you know कि beta globin chain के जो genes हैं, they are present on chromosome 11. So chromosome 11 में point mutation हो रही है, and as a result of this point mutation there is going to be substitution. Substitution का मतलब है एक निकल जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा अमीनो एसिड आके लग जाएगा. So there is a substitution of one amino acid. So वो कौन सा अमीनो एसिड है? Glutamic acid की जगह there will be valine in the chain. So it is going to produce hemoglobin S. Got it? Or this substitution is at the position 6 of the chromosome 11. अब होगा क्या? होगा ये कि whenever there is a stress on the red blood cell,
हैविंग दी हीमोग्लोबिन S। सो वो जब भी इसको स्ट्रेसर मिलेगा, अब वो स्ट्रेसर क्या है, डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन। सो लो ऑक्सीजन, या वो पेशेंट इफ मूव टू दी heights or high altitude, okay, or the situation of acidosis, there is going to be sickling of the red blood cells. So basically the deoxygenated form of hemoglobin S leads to sickling. अब इस सिकलिंग की वजह से क्या होगा, वो जो ऊपर हमने एक शेप देखी थी, इस सिकलिंग की वजह से क्या होगा, देयर विल बी वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। अब वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे ब्लड वेसल, सारे के सारे सिकल्ड आरबीसीज, दे गोना स्टक इन दी वेसल। और जब ये वेसल्स के साथ स्टक हो जाएंगे पॉलीमराइज करके, जब ये स्टक हो जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू कॉज वेजोक्लूसिव क्राइसिस दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज पेनफुल हैंड्स एंड फीट, priapism, priapism is painful erection, acute coronary syndrome if they lodge in the coronary arteries, may lead to stroke, यानी किसी भी वेसल में जाके जब भी जाके ब्लॉक कर देंगे उस वेसल को, तो जो सिम्टम्स आएंगी दैट इज़ वेजोक्लूसिव क्राइसिस। जैसा कि इफ़ दे गॉट स्टक इन दी रीनल मेड्यूला, सो वहाँ पे होगी ब्लीडिंग दैट विल बी सीन एज हीमाचूरिया। सो ये सारे के सारे सिम्टम्स दे आर ऑफ दी सिकल सेल क्राइसिस। ऐसे ये बाकी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अफेक्ट स्प्लीन एज वेल। सो जब स्प्लीन की वेसल्स में जाके ये सारे के सारे वहाँ जाके ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे, इट इज़ गोइंग टू कॉज इस्कीमिया ऑफ द स्प्लीन एंड दिस सिचुएशन इज़ नोन एज एसिप्लीनिया। और जब एसिप्लीनिया होगा तो हमें पता है कि एसिप्लीनिया के साथ क्या होता है, टारगेट सेल्स मिलते हैं। दैट्स वाई वी से दैट टारगेट सेल्स आर सीन इन सिकल सेल डिजीज़। ऑफ कोर्स हॉवल जॉली बॉडीज़ भी इसी के साथ रिलेटेड हैं। दैट्स वाई एनी सिचुएशन लीडिंग टू एसिप्लीनिया विल हैव दी हॉवल जॉली बॉडीज़ एज वेल। सो यहाँ पर सिमिलरली देर इज़ अनदर रिलेटेड डिजीज़ विच इज़ हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। अब नाउ व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन सी डिजीज़, यहाँ पर अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह जहाँ ऊपर लाइसिन लग रहा था, सॉरी वैलिन लग रहा था, अगर यहाँ पे लाइसिन लगा दें, सो दिस इज़ बेसिकली हीमोग्लोबिन सी। सो ये इट विल लीड टू एक्स्ट्रावास्कुलर hemolysis. Now the important topic, which is the extrinsic hemolytic anemia. So extrinsic hemolytic anemia में most important है autoimmune hemolytic anemia. और उस autoimmune hemolytic anemia में I'll write here the warm type autoimmune hemolytic anemia and the cold type autoimmune hemolytic anemia. So let's just memorize the important aspect of this disease. So the warm type autoimmune hemolytic anemia is a chronic disease and cold type has a very acute response. तो जो भी एक्यूट होती है, अब ऑटो इम्यून है, इसका मतलब है देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। सो इसमें द एंटीबॉडीज़ दैट आर इन्वॉल्व आर IgM। सो जब भी कोई भी एक्यूट सिचुएशन होती है, जैसे हमने सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी में भी देखा था कि एक्यूट कोई भी सिचुएशन होती है उसमें देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ IgM और उसके बाद क्लास स्विचिंग होती है, देन देर कैन बी प्रोडक्शन ऑफ IgG। सो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिजीज़ जो भी है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी दे विल बी IgG. So of course IgM is an important antibody for complement fixation that we will study in immunology. So यहाँ पर complement फिक्सेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी. नाउ दिस इज अपॉन
एक्सपोजर टू कोल्ड. सो सिंपल बात ये है, it's an autoimmune disease, cold autoimmune hemolytic anemia. Whenever there is an exposure to cold, there is going to be an immune reaction mediated by IgM and the complements. They will going to cause, upon exposure to cold, they are going to cause painful fingers, painful blue fingers. Got it? जब भी इसका सिनेरियो आएगा, देयर विल बी, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड माइकोप्लाज्मा निमोनी. ओके, सो जो क्रॉनिक और आईजीजी है, इट इज़ सीन इन क्रॉनिक सेटिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट ऑफ SLE, अगर बहुत बड़ा सिनेरियो लिखे और पेशेंट SLE का हो और आगे उसमें हिमोलिसिस हो रही है, सो ऑफ कोर्स आइदर दे विल आस्क द एंटीबॉडी इन्वॉल्व और दे विल आस्क के कौन सा जो है ना ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, आइदर इट इज़ वार्म टाइप और कोल्ड टाइप. सो SLE इज़ अ क्रॉनिक सेटअप, तो उसमें वार्म टाइप. सिमिलरली CLL इज़ अ क्रॉनिक सेटअप, सो उसमें वार्म टाइप. एंड दिस ऑफ कोर्स some drugs like alpha methyl dopa, which is a sympathoplegic, and drugs with beta lactams, they can also cause chronic warm type autoimmune hemolytic anemia leading to extravascular hemolysis. So moving to the completion of this chapter, here we are going to discuss one topic which is my personal favorite, which is porphyrias. So porphyria में क्या होता है कि hemoglobin synthesis में, let's suppose if A is converted into B and B is converted into C and C is converted into D and D is converted into heme. ठीक है? So we are talking about heme synthesis. So obviously there is an enzyme, let's say small a, small b, small c and small d. So let's say if there is a deficiency of this enzyme, so this right here is going to accumulate and this right here is going to be in the deficiency. तो एक बात तो ये समझ लें. तो यहाँ पर हमने सिर्फ दो टाइप्स के पोर्फायरियाज डिस्कस करने हैं. वन इज एक्यूट इंटरमिटेंट porphyria. So just memorize this, acute intermittent porphyria. इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, it is basically prophylinogen deaminase. So just memorize this, which will lead to the accumulation of, अब accumulation कौन सी होगी, let's say if prophylinogen deaminase is this enzyme, so obviously this is going to increase in the level. So इसको कह सकते हैं कि इसकी accumulation हो जाएगी. So accumulation किसकी होगी, prophylinogen की plus ALA की. So let's say this is ALA. So ALA क्या है, amino levulinic acid. Similarly, there is another porphyria which is known as porphyria cutanea tarda. So इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, यूरोपोर्फायरिन डी कार्बोक्सिलेज, and it will lead to accumulation of यूरोपोर्फायरिन्स, और जो कि अगर यूरिन में आ जाए, it is going to give टी कलर्ड यूरिन. ओके, सो यहाँ पर क्यूटेनिया इस स्किन से है. सो यहाँ पर बेसिकली सिनेरियो में मिल सकती है फोटोसेंसिटिविटी की हिस्ट्री, ओके, एंड हाइपर पिगमेंटेशन की हिस्ट्री. ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू स्किन. ओके, सो यहाँ पर अल्कोहल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो इस पेशेंट को अल्कोहल नहीं देनी. एंड कॉजेज़ ऑफ पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, सो जस्ट गो थ्रू दी कॉजेज़ एज वेल.
So there may be hereditary causes of the enzyme defect, or it may be in the setting of hepatitis C. So ये आपने याद रखना है. So if I ask you which is the rate limiting step of heme synthesis, so वो क्या होगा, just memorize which is the rate limiting step of heme synthesis. That would be ALA synthase. अब ALA synthase अगर डेफिशिएंट हो जाए तो हम जानते हैं कौन सी डिजीज़ होगी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया. And last point, what is bronze diabetes? So bronze diabetes is basically diabetes mellitus plus pigmentation of skin due to chronic iron poisoning or toxicity. And this bronze diabetes is a risk factor for hepatocellular carcinoma.